हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो कहानी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है एंजल। इसमें एक सैम नाम का आदमी होता है जो एक इवेंट मैनेजर होता है। आज वो अपने कलीग को लेने उनके घर आया हुआ है, पर आज एक सूजी नाम की कलीग को आने में थोड़ा लेट हो रहा है। इससे सैम बहुत गुस्सा है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और हॉस्पिटल में जाके देखता है कि सूजी की तो एक हादसे में मौत हो गई है। इस खबर ने उसको पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि सूजी नाम की लड़की उसकी सबसे खास फ्रेंड थी। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। तभी डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि मुझे इनके पास से सिर्फ एक ही नंबर मिला जो आपका था। क्या इनका कोई रिलेटिव है जो आके इनका अंतिम संस्कार कर सके? पर सैम को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब शाम को वो उसके घर जाता है और गेट को नॉक करता है तो पता चलता है कि गेट तो ऑलरेडी खुला हुआ था। फिर वो सीधा अंदर जाता है, देखता है सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे छोटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। वो पास जाता है, देखते है कि एक 7 साल की बच्ची जो फंगस लगे हुए ब्रेड को खा रही थी। ये सूजी की बेटी है और यही सूजी की पूरी दुनिया थी। अब यहाँ पे सैम इससे पूछता है, तुम ये फंगस लगे हुए ब्रेड को क्यों खा रही हो? बार बार सैम के पूछने पे उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे पता चलता है वो बच्ची सुन नहीं सकती और साथ में देख भी नहीं सकती। ये बातें सैम को पूरी तरीके से शॉक कर देती है। आखिर उसे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर वो बच्ची को किसको दे। तभी वो सूजी के एक्स हस्बैंड को कॉल लगाता है, वो तो साफ साफ मना कर देता है, मेरा इस बच्चे से और उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है। अब आखिर करे तो क्या करे वो? अब वो चुपचाप एक कोने में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। तभी सिगरेट के धुएं की स्मेल से बच्ची उसकी तरफ खींची जाती है, क्योंकि सूजी भी आए दिन स्मोकिंग करती थी। वो तुरंत आकर उसको गले से लगा लेती है। तभी छूने पे उसे पता चलता है ये तो कोई अनजान शख्स है। तो वो तेज तेज रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर घर की मालकिन घर के अंदर आती है। उसे लगता है सैम ही उस बच्ची का बाप है, तो उससे बोलती है, तुम हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बेचारी बच्ची की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो? और अगर बच्ची तुम लोगों से नहीं संभल रही है तो उसे चाइल्ड केयर में दे दो। तभी वो बताता है कि इसकी माँ की मौत हो गई है, आखिर मैं अब क्या करूं? ऑनर कहती है, अगले महीने इस घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तुम्हें इस घर का डिपॉजिट $70,000 मिल जाएगा। ये सुनकर सैम के तो होश उड़ जाते हैं। उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो सबको ये बताए कि वो इस बच्ची का बाप है और उस पैसे को वो अपने पास रखे। फिर वो उसे हाँ कर देता है। घर जाने पर उसके पार्टनर उसे बताते हैं कि घर का रेंट ना भरने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया है। अब वो सीधा उस बच्ची के घर चला जाता है। अब बच्ची जूता चप्पल वाले जगह पे छूने के बाद उसे पता चल जाता है यहाँ पे उसकी माँ तो नहीं है, पर हाँ कोई अनजान आदमी उसके साथ जरूर रह रहा है। अब वो सीधा जाकर एक कोने में वापस बैठ जाती है। फिर सैम उसे खाने के लिए नूडल्स बनाता है। अब वो स्मेल करते हुए वो नूडल्स के पास तो आती है, लेकिन उसे फिर वापस रख देती है। फिर वापस जाकर वो फंगस लगे हुए ब्रेड को ही खाने लगती है। सैम उसे उस ब्रेड को खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो बच्ची उसकी बात नहीं सुनती। अब वो सारे ब्रेड को ले जाकर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो वापस से उसी जूते चप्पल वाले जगह पे जाके टटोलने लगती है और इस बार उसे वहाँ पे कोई जूता नहीं मिलता। ये देखने पे उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आती है। दरअसल सैम ने वहाँ से वो जूते हटा दिए थे, क्योंकि वो देखना चाहता था आखिर वो अकेले में क्या करती है। फिर वो जाकर टेबल पर टटोलने लगती है। शायद वो ब्रेड ढूंढती है, लेकिन उसे कोई ब्रेड नहीं मिलता तो वो तेज तेज रोने लगती है। ब्रेड ना मिलने पे वो सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। तो मजबूरन सैम को मार्केट से नए ब्रेड लाने पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बच्ची का मन बदल चुका था, उसे नूडल्स खाने का हो गया था। अब वो स्मेल करते हुए टेबल पे रखे नूडल्स के पास आती है और उसे हाथ से ही खाने लगती है। वो सीधा वॉशरूम में आती है और शॉप के झाग से खेलने लगती है। उसने 8 सालों से यही तो किया था। उसने कभी बाहर की दुनिया को और उगते हुए सूरज को आज तक नहीं देखा था। ये बात सैम को नहीं पता है, लेकिन आज बच्ची बहुत खुश है क्योंकि उसने बड़े दिन बाद कुछ अलग खाया है। अगले दिन सैम देखता है कि उस फ्लैट को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं और उनके साथ साफ सफाई वाले लोग आए हैं। वो सीधा बच्ची के पास जाता है और उसे नहलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने 6 दिन से एक ही कपड़े पहन रखे थे। अब सैम उसे नहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। वो उस पे चिल्लाने लगती है, तो सैम सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अभी वो देखता है उसने अपना लैपटॉप और फोन वहीं पे छोड़ दिया था। अब वो वापस जाता है तो वो लोग घर के अंदर घुस चुके थे और उन लोगों ने बच्ची को भी देख लिया था। तभी यहाँ पर अगर उसे वो पैसे चाहिए तो उसे उन लोगों का सामना किसी भी हालत में करना पड़ेगा। तभी ऑनर यहाँ पे बोलती है कि उस बच्ची को नहलाने के लिए, लेकिन वो बच्ची तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पे वो एक तरकीब निकालता है। उसकी माँ का स्वेटर निकालते हैं, जिसकी स्मेल से वो बाथरूम तक चली जाती है। वो लेकर तो जाता है पर वो उसे नहला नहीं पाता। वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे ऑनर आती है, बोलती है कि तुम कैसे बाप हो, तुम एक बच्ची को नहीं नहला सकते, और उसके हाथ में एक खिलौना रखती है
और उसे बड़े आराम से नहला देती है। तभी सैम को पता चलता है वो बच्ची सुन और देख नहीं सकती, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। तभी रात उस दिन बहुत बिजली कड़कती है। अब वो बच्ची सीधा आकर सैम को चिपक जाती है। सैम जब उसे छूता है तो उसे पता चलता है उसे बहुत तेज बुखार है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और डॉक्टर के पास लेकर निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही बात आ रहा था, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। उसके पास तो अब खाने के भी पैसे नहीं है और सिक्योरिटी के जो पैसे मिलने वाले हैं उसमें भी बहुत टाइम है। तभी उसे सरकार की कुछ स्कीम याद आती है और जिसमें लिखा होता है कि अपाहिज बच्चों का दाखिला करने से उसे कुछ पैसे हर महीने मिलते रहेंगे। अब दूसरे दिन वो उसे स्कूल लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे उन बच्चों को एडमिशन मिलता है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, लेकिन ये बच्ची दोनों नहीं कर सकती थी। अब सैम यहाँ पे बहुत उदास हो जाता है। अब वो सीधा घर आता है तो देखता है कुछ लोग उसके घर आए हैं जो लोन डिपार्टमेंट से थे। अब लोन का डेट निकल जाने के कारण उन लोगों ने उसके पूरे सामान पे कब्जा कर लिया था, यानी कि जो पैसे उसे मिलने वाले थे अब वो भी नहीं मिलेंगे। साथ में उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। काम करने वाली सारी लड़कियां उसका साथ छोड़ रही थी क्योंकि वो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। अब वो घर पे आता है तो वो बच्ची गेट पे उसका इंतजार कर रही थी। तभी वो उसे कुछ वर्ड पढ़ना सिखाता है। शायद ये कर उसे सुकून मिल रहा था। अब उसने उसे एक नया नाम दिया, वो नाम था उसका जूली। अब उसने जूली की हथेलियों पे कई सारे वर्ड रख दिए क्योंकि उसे वो पढ़ना सिखा रहा था जिसे वो महसूस कर पा रही थी। सबसे पहले उसने जो उसे पढ़ना सिखाया था वो वर्ड था डायरेक्टली दिन। वो जॉब से घर आता है लेकिन आज के दिन उसके लिए बहुत बुरा था। उसकी कंपनी अब और कोई टेकओवर कर रहा था, उसी चक्कर में उसका मूड ठीक नहीं था। पर जूली आज भी उसका गेट पर इंतजार कर रही थी और वो उसे बिना कुछ बताए जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके रूम पार्टनर ने ही उसके ऑफिस पे कब्जा कर लिया था धोखे से। अब उसका रूम पार्टनर बोलता है अब तुम्हें मेरे अंदर ही काम करना होगा। सैम यहाँ पे खामोश था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो अब क्या करे। जब रात को वो घर लौटती है तो वो देखता है कि उसका रूम पार्टनर उन लड़कियों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है जो उनके लिए कभी काम करती थी। यहाँ पे सैम उसे बहुत मारता है और उस लड़की को सही सलामत उसके घर छोड़ देता है। इससे ये पता चलता है कि सैम दिल का कितना अच्छा है। घर आने पे वो देखता है कि जो भी सो चुकी है आज उसने उसका वेट नहीं किया। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है उसका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया है। फिर वो अपना पर्स चेक करता है जिसमें कुछ पैसे पड़े थे, लेकिन इन पैसों से एक दिन का खाना भी नहीं आ सकता था। तो ऐसे ही पूरी रात उदास बैठा रहता है। तभी उसके हाथ सुशी का फोन लग जाता है जिसमें वो उसकी और जूली की फोटो देख रहा था जिसमें दोनों बेहद ही खुश लग रहे। अगर वो चाहती तो जूली के पैदा होते ही उसे अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, लेकिन उसने मुसीबतों से लड़ने का फैसला किया। तभी उसे कुछ चेक दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था कि शिजू गांव में रहने वाली एक आंटी को कुछ पैसे उधार दे रही है। दूसरे दिन निकल जाता है वो उस आंटी से पैसे मांगने के लिए। उसे यही तरीका ठीक लगता है, कम से कम उसे पैसे चोरी तो नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि वो गाँव बहुत बड़ा था और वहाँ पे एक इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल। वो उस औरत का फोटो प्रिंट करवाता है और सभी को बांटना शुरू कर देता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। और यही पे जूली ने पहली बार सूरज को और हवा को महसूस किया। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। तभी सैम वापस कार में आता है तो देखता है जूली वहाँ पे नहीं थी। वो तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एक दूर खेत पे पड़ती है जहाँ पर एक किसान परिवार के साथ जूली खेल रही थी। अब सैम वहाँ पर जाता है। जूली की वजह से उस किसान से सैम की दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर वो बताता है अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें खेती करनी होगी, के बदले तुम्हें खाने और सोने को मिलेगा, जिसके लिए वो मान जाता है। लेकिन ये आसान नहीं था। एसी और टेबल पर बैठ कर काम करना और खेती करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ये बात सैम को एक ही रात में समझ आ जाती है, लेकिन उसी रात वो जूली पे चिल्ला भी देता है क्योंकि जूली उसे बार बार कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वो सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी सैम को रास्ते में प्यास लगती है, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। तभी वो एक तरबूज के खेत को देखता है और तरबूज को तोड़कर खाना शुरू कर देता है। और वो जूली को भी तरबूज खाना सिखा रहा था और उसके हाथ में लिख के बताता है जो फल तुम खा रही हो उस फल का नाम तरबूज है। ये फल दोनों के लिए खास थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। तभी वहाँ पे एक पर्व नाम की लड़की आती है जिसने सैम को तरबूज चुराते हुए देख लिया, लेकिन वो जूली को देखकर कुछ नहीं कहती। तभी यहाँ पे सैम उसे उस आंटी का फोटो दिखाकर पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है अगर तुम्हें इस गाँव के लोगों से मदद चाहिए तो तुम उनकी चीजें चुराना बंद कर दो। आज के दिन यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब दोनों कार के अंदर लेटे थे। तभी यहाँ पे जूली जिद करती है चलो बाहर चलो, जिसके कारण उसे जूली को डांटना पड़ता है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। उसकी उदास चेहरे को देखकर वो
पिघल जाता है और मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है। अब यहाँ उसके पीछे पीछे वो छाता लेकर घूमता रहता है ताकि वो भीगे ना। लेकिन आज जोई बिल्कुल भी होश में नहीं थी, ऐसा मानो कि उसके लिए बारिश की बूंदें जैसे कोई उम्मीद की किरण। ये उम्मीद जो उसे महसूस होने लगी थी सैम के अंदर और उसके माँ के जाने के बाद। लेकिन सैम यहाँ भी छाता लेके घूमता रहता है उस नादान बच्ची के पीछे पीछे। कुछ देर बाद वहाँ पे उनकी कार को देखकर पर्क आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। दरअसल पर्क यहाँ पे अपने 2 कजन और अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। तभी हम देखते हैं जोई अपने मुँह से खाना निकालकर सैम को देने लगती है। अब यहाँ पर सैम उसका ये बिहेवियर देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे पर्क की डैड उसे बताते हैं मेरी भी माँ इस बच्ची की तरह थी जो देख और बोल नहीं सकती थी। वो ऐसे ही अपने मुंह से खाना निकालकर दूसरे को दे देती थी। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका प्यार जताने का एक तरीका होता है। ये खाना वो उनको देती है जिनको वो बेहद प्यार करती है। और ये सुनकर सैम मन ही मन रो देता है। इन चंद दिनों में उस बच्ची ने उसको इतना प्यार दिया और उसको अपना बना लिया। ये सोचते सोचते पूरी रात वो उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता है। वो सोचता है मेरे पास तो खुद जीने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगा। ये सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अब अगले दिन वो बाहर आता है तो वो देखता है पर्क की डैड कुछ काम कर रहे हो। वो उनसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते। ये बात सैम को बहुत अजीब लगती है। तभी वहाँ पे पर्क आती है और वो उससे कहता है मैं यहाँ पे कुछ दिन रहकर काम करने वाला हूँ, जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए। और पर्क यहाँ पे खुश होती है क्योंकि उसे लगता है अब वो जोई का ख्याल रख रहा है। लेकिन यहाँ पे पर्क को पता नहीं था कि वो जोई का असली पिता नहीं है। अब यहाँ पे जोई की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गए थे क्योंकि उसने नई नई चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया था और सीखना भी शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर तीनों एक साथ समय बिताया करते थे, खेत में एक साथ काम करके या कभी बाहर जाकर खाना खाना। तभी यहाँ पर पर्क की डैड का एक दिन कॉल आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी डैड को बोलने की बीमारी है। शायद इसीलिए उसने उस दिन सैम के सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए होंगे। अब एक दिन ना जाने कहाँ से उसका पार्टनर उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा। अब यहाँ पर वो उससे बदला लेने आता है क्योंकि जब उसने उसे मारा था। अब यहाँ पे वो कहता है जो कार तुम चला रहे हो वो भी कंपनी की है, इसलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सके काम पर आ जाओ क्योंकि अब तुम बॉस नहीं रहे। और वो उसे बहुत मारता भी है। अब उसके जाने के बाद सैम को पता चलता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। वो जैसा सोच रहा था अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। अब वो जब घर आता है तो पर्क उसके चेहरे पे चोट का निशान देखकर घबरा जाती है। वो उससे पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पे हम देखते हैं पर्क उसे कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात उसने उसको बताई नहीं। अब जब वो सो रहा होता है तो ना जाने कैसे जोली उसके जख्मों को छूने लगती है। उसे कुछ गीला महसूस होता है। तब सैम उसके हथेली पे आंसू लिख के बताता है जब इंसान दर्द में होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जोई की इसी अलग भाषा और उसकी अलग दुनिया से सैम परेशान है कि आखिर वो उसकी परवरिश कैसे करेगा। यही सब छोड़कर अगले दिन वो एक नोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर्क जब उस नोट को देखती है तो उसमें एक घर की पेंटिंग बनी होती है। उस घर में तुम्हारे डैड ने कुछ पैसे रखकर भूल गए हैं, लेकिन वो इस बात से ज्यादा दुखी थी कि वो लोग उसे छोड़कर चले गए। वहीं सैम जोई के डैड को बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जोई के डैड उसे पैसे देकर बोलते हैं मेरा इस बच्ची से कुछ भी वास्ता नहीं है। सैम को ये बात हैरान कर देती है कि आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। उसके डैड उससे प्यार तो करते थे लेकिन जोई को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। वो गुस्से में उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है। आज उसने पूरे दिन उसके साथ बिताया लेकिन उसे फिक्र हो रही थी कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर जाए। तभी वो एक फैसला लेता है कि वो जोई को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। 1-2 हफ्ते में उसे एक नया परिवार मिल जाएगा जो उसका ख्याल रखेगा। अब दूसरे दिन वो उसे एक अनाथ आश्रम में ले जाता है और उसके हाथ में एक ब्रेड दे देता है क्योंकि उसे ब्रेड खाना बहुत पसंद है। वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जोई सुन और देख नहीं सकती थी लेकिन उसके अंदर भी एक दिल है जिसके अंदर दर्द है। उसके बाद वो सैम को अपने पास महसूस नहीं करती और वो सैम को ढूंढने लगती है कि आखिर सैम कहाँ गया। अब वो पूरे अनाथ आश्रम की दीवारों को छूना शुरू कर देती है। जहाँ भी उसके छोटे छोटे हाथ पहुँच रहे थे वो वहाँ पे हर एक चीज को छू रही थी। क्या पता सैम उसे मिल जाए, लेकिन सैम तो जा चुका है। अब बड़ी देर बाद उसे सैम नहीं मिलता तो वहीं पे रोना शुरू कर देती है। वो पीटने लगती है। अब यहाँ पे सैम को जोई का ये मायूस चेहरा देखा नहीं जाता। सैम भी आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वो भी उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया। तुरंत आकर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जोई उसके हाथ में टीयर्स लिखती है। टीयर्स मतलब आंसू, यानी कि वो अभी दर्द में है। ये देखकर सैम भी रोने लगता है। तभी वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो आ चुका है। अब वो उसके हाथ पे एक वर्ड लिखती है जो सैम ने कभी सोचा नहीं था। उसने लिखा था डैड। अब ये देखकर सैम की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है। वो उससे वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।